को एक तो ये चीज बताया था कि कंपाउंड वाले पार्ट में सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, तो मेरे हिसाब से उस पार्ट में किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट काउंटिंग, पाई बॉन्ड वाला पार्ट काउंटिंग, सारे के सारे पार्ट बताए थे। फिर उसके बाद बोला था मैंने लास्ट क्लास में कि कार्बन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्या है? हाँ, स्टार्टअप जो बात कर रहे थे, स्टार्टअप खोलने के लिए सर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करो उस चीज पे, बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई करेंगे। चलो पढ़ाई करते हैं। तो जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग पढ़े बिना नोमेनक्लेचर पढ़ सकते हैं? एकदम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उस रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में हम लोग अभी के लिए 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। उस रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सीखने की कोशिश करना। कुछ उसमें डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स भी आएंगे, बट ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे उन सब चीजों का अपने आप आइडिया लगता चला जाएगा। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ाएंगे उस चीज को एक बार एनालिस्ट कर दीजिए ना। केवल नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे हम लोग, केवल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं वो हम लोग सारा बता देंगे, उसके लिए टेंशन। नोमेनक्लेचर का मतलब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, और उसमें कोई क्या क्या टॉपिक नहीं है, सारी चीजें उसमें पूरे कंपाउंड। सर अभी आप सर सिर्फ बेसिक बता रहे हैं कि पूरा पढ़ा रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ बेसिक बता रहे हैं नोमेनक्लेचर का। वैसे बेसिक का मतलब 11th 12th में जो नोमेनक्लेचर है, 10th क्लास में जो 50% नोमेनक्लेचर वो सब कवर कर रहे हैं हम लोग। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग जब कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो लास्ट क्लास में जैसे इस तरीके से दिखाया था तुम लोगों को कि इथेन का अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस केस में हम लोग C2H6 लेके चल रहे हैं, तो सारा कार्बन हाइड्रोजन सब सारे के सारे बॉन्ड्स दिखा रहे थे हम लोग। इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इस चीज को हम लोग एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बोला करते हैं। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को, जहाँ पे कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड दिखाएंगे हम लोग और कार्बन हाइड्रोजन के भी सारे बॉन्ड दिखाएंगे, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोला करते हैं। और नाम से काफी इस चीज को जानना, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब हर एक तरह के बॉन्ड्स को हम लोग एक्सपैंड करके शो कर रहे हैं जो कि कार्बन से एसोसिएटेड होना चाहिए। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब जो हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं उस टर्म वाले पार्ट में कार्बन से एसोसिएटेड जितने भी बॉन्ड्स है, केवल हम लोग उन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। ये पार्ट मालूम होना मस्ट है। हम लोग कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम की बात नहीं कर रहे हैं। कार्बन से जो भी बॉन्ड्स एसोसिएटेड होंगे उन सब के सब बॉन्ड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे मान लो कि अगर हम लोग इथेनोइक एसिड की बात करते हैं, ये नोमेनक्लेचर है इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड वाले पार्ट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 कार्बन होना चाहिए इसमें, और 2 कार्बन के अलावा हम लोगों का ये स्ट्रक्चर निकल के आता है, जिसमें OH वाले पार्ट में हम लोग बॉन्ड को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड है वो कार्बन से एसोसिएटेड नहीं है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ऑक्सीजन से एसोसिएटेड है, तो इसलिए इस चीज को शो नहीं करते हैं हम लोग। इसको हम लोग केवल OH के फॉर्म में लगते हैं। लेकिन कार्बन से एसोसिएटेड जितने भी बॉन्ड्स है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सबको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म आराम से बोल सकते हैं। यही फॉर्म तुम्हारे 10th क्लास के सिलेबस तक का पार्ट होता है। 10th क्लास में मोस्टली ऐसा पार्ट NCERT में दे रखा है, लेकिन कोई भी साइड बुक उठा के देखो, चाहे वो एस्चांत हो चाहे कुछ भी हो, उसमें थोड़ा अलग अलग पार्ट भी दे रखा होता है जो तुम्हारे काम का नहीं है ऑल दो, बट फिर भी चलो दे रखा है तो मालूम होना चाहिए। नोट कर लो इस चीज को। इनफैक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म सर एक और बार बता सकते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म में सिंपली कार्बन से एसोसिएटेड जितने बॉन्ड्स है उन बॉन्ड्स को शो करना है। हर एक एटम्स के साथ कार्बन जो बॉन्ड बना रखा है उनको शो करना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडेड फॉर्म। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में NCERT में कुछ ही नोमेनक्लेचर दे रखा है, लेकिन एस्चांत वगैरह जो साइड बुक से उसमें नोमेनक्लेचर का सारा पार्ट दे रखा है जो हम लोग क्लास 11 12th में पढ़ना होता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर भी लेंगे। इनफैक्ट NDSC में तो बहुत अच्छा अच्छा सवाल भी आता है, तो इसलिए मालूम होना चाहिए सब चीज। नोट करो एग्जांपल्स। फिर ऊपर क्या लिखे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो नोट करने बोलेंगे उसको नोट किया करना, बहुत मार मारेंगे, नहीं तो नोट करने हम बोले हैं, नोट नहीं कर रहा है।
सर एथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, C2H4O2। ऑल्दो ये फॉर्मूला लिखना किसी काम का होता नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले सर से बहुत सारे एसिड बना सकते हैं। C2H4O2 की जगह अगर कोई लिखता है C2O2H4 तो उसमें कुछ गलत हो जाएगा। तो वही गलत नहीं है, तुम्हारा जो मन में आ रहा है वो लिख दो। इनफैक्ट C2H4O2 केवल इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला नहीं है, और भी कंपाउंड्स का फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि लास्ट क्लास में एक टर्म मेंशन किया था आइसोमर, कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज आइसोमर। तो इस केस में स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है, इसका डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत सारा चीज, तो इसलिए फॉर्मूला लिखना बहुत ही एब्सर्ड चीज होगा यहाँ पे। चलो, सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, दूसरा पार्ट इस चीज को हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म बोला करते हैं। अब पॉइंट ये है, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म जब बोले तो इसका मतलब सारे के सारे बॉन्ड जो कार्बन से एसोसिएटेड थे, सारे के सारे बॉन्ड को शो कर रहे थे। कंडेंस्ड फॉर्म वाले पार्ट का मतलब क्या है, तो कंडेंस्ड फॉर्म वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो कार्बन से एसोसिएटेड जो हम लोग के बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग शो नहीं करते हैं, केवल एटम्स को शो करते हैं। जैसे कार्बन से एसोसिएटेड पहले हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म का एग्जांपल देंगे, उसका कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है ये चीज मेंशन करेंगे। जैसे मान लो कि हम लोगों का इथेन वाला ही पार्ट था, मान लो ऊपर जो मेंशन किया था इथेन, इथेन वाले पार्ट का फॉर्मूला था अपने पास C2H6, और इसका रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 कार्बन और हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन वाला पार्ट था। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करके चल रहे थे। जब हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म की बात करेंगे तो कंडेंस्ड फॉर्म 2 तरीके से दे दिया जाता है नॉर्मली। एक फॉर्म जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल एक फॉर्म जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है, और दूसरा फॉर्म जिसमें कोई भी बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करना है, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल एटम्स रिप्रेजेंट करना है। नॉर्मली हम लोग कन्वेंशन क्या करते हैं, ये हम लोग जो लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो कन्वेंशन भी लेफ्ट से राइट ही माना जाता है। सबसे पहले C2H6 में कार्बन लिखा करो। अब इस कार्बन से हम लोग के पास 3 हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, तो जो 3 हाइड्रोजन एसोसिएटेड है इसको हम लोग इस कार्बन से राइट साइड में लिख सकते हैं CH3 के फॉर्म में। CH3 का मतलब ये जो कार्बन के राइट साइड में जो ग्रुप है, ये राइट साइड वाला ग्रुप अपने से लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एसोसिएटेड होगा, तो 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ एसोसिएटेड होंगे। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक, मतलब तीनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना के कार्बन के 3 बॉन्ड को कंप्लीट करेगा। अब उसके बाद कार्बन में और सेकेंड कार्बन में एक बॉन्ड है, तो यहाँ से एक लाइन मेंशन करो। इस लाइन का मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, इस लाइन का मतलब कार्बन के बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में कार्बन के बाद मतलब कार्बन के बाद 3 हाइड्रोजन लिखा CH3, उसके बाद फिर से राइट साइड में कार्बन है, और उस कार्बन को लिखने के बाद उस पर भी 3 हाइड्रोजन है, तो वापस से इसके राइट साइड में हम लोग 3 हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, CH3 वापस से CH3। ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होगा जो अपने को ध्यान रखना है। और दूसरा, कंडेंस्ड फॉर्म वाले पार्ट में हम लोग कोई भी बॉन्ड नहीं शो करते हैं। कोई भी बॉन्ड नहीं शो करने का मतलब, पहले कार्बन लिखा जिसपे 3 हाइड्रोजन था, फिर उसके बाद वापस से कार्बन आया, उसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन था, बीच में कौन सा बॉन्ड है नहीं है कुछ नहीं लिखना है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म से कंडेंस्ड फॉर्म में जाना जाना आसान होता है, लेकिन सवाल में कंडेंस्ड फॉर्म ही दे रखा होगा। अब उसके हिसाब से सोचना है कि ये बॉन्ड एग्जिस्ट कैसे कर रहा होगा। तो हमेशा केवल एक चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो हम लोग जब भी कभी एक कंडेंस्ड फॉर्म देगा तो उसको एक्सपैंड करते वक्त इस तरीके से बॉन्ड्स बनाएंगे, इस तरीके से एटम्स को अरेंज करेंगे, ताकि हम लोग के कार्बन का 4 बॉन्ड वाला पार्ट हमेशा बनता रहे, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, दिक्कत नहीं है, बट कार्बन का 4 बॉन्ड हमेशा कंप्लीट होते जाना चाहिए। इस तरीके से हम लोग आराम से फॉर्म वाले पार्ट के नीचे वाले पार्ट से एक्सपेंडेड फॉर्म या ऊपर वाले फॉर्म में जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, अपने आप ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल नोट डाउन कर लो इथेन का, फिर उसके बाद दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं।
और इस चीज पर भी सीखो, केवल बहुत आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं। फिर उसके बाद जब क्वेश्चंस कराने की बात आएगी तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें शो करेंगे जो तुम लोगों को सीखना है। एक बार सीख लो, मतलब ये इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछने वाला है तुमसे, बट ये ऐसा चीज है ना कि अब हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, तो मालूम तो पड़े नहीं कि पहले रिप्रेजेंटेशन कैसे है, नाम कैसे है, तभी तो हम लोग इसी हाई-फाई चीज की बात कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक चीज मालूम होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है। अब केवल पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर में ये सब चीज बताते हैं, उसके बाद हम कभी इस चीज को पूरे साल भर में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। उसका तुमको खुद से ही मालूम होना चाहिए कि ये चीज कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलो जान दो। सेकंड वाले केस में जैसे हम लोग 2-ब्यूटेनॉल की बात करते हैं, तो 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में बताया तो था, अभी के लिए फिर से बता रहे हैं। पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन होता है, और उसके अलावा हम लोगों का पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, और 2-ब्यूटेनॉल में जो OL है, ऑल, ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। अल्कोहल को हम लोग इन जनरल OH ग्रुप से रिप्रेजेंट किया करेंगे, OH। अब OH में ऐसा हम लोग बॉन्ड नहीं डालेंगे, O सिंगल बॉन्ड H, ऐसा नहीं, केवल OH लिखा करेंगे। यहाँ पे बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग, जब रिप्रेजेंटेशन होता है तो इस OH ग्रुप को एक सिंगल लाइन से कहीं भी डाल सकते हैं हम लोग। अब 2-ब्यूटेनॉल बोला तो कार्बन नंबर 1 ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। लास्ट क्लास में बोला था कि एक रस्सी है, उस रस्सी की एक एंड पे जाओ या दूसरे एंड पे जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर से शुरू करो काम या इधर से शुरू करो, बस स्ट्रक्चर में जिस भी साइड से काउंटिंग करेंगे हम लोग, जिस भी साइड से कार्बन को देखना चाह रहे हैं, उस साइड से काउंटिंग सही होना चाहिए। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से जाएं तो कार्बन नंबर 1 इधर है तो 2 नंबर वाला पार्ट जस्ट आगे ही होगा। अगर राइट साइड से जाएं तो कार्बन नंबर 1 के बाद 2 वाला पार्ट यही होगा। ये एकदम बिल्कुल फिक्स स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। तो हम लोगों का सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, क्योंकि 2-ब्यूटेनॉल है। बाकी नोमेनक्लेचर में ये चीज समझ में आएगा, अभी के लिए केवल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो ये पार्ट अपना एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, जिसमें हर एक कार्बन के ऊपर, पहला और लास्ट कार्बन के ऊपर, हर एक कार्बन के ऊपर 3-3 हाइड्रोजन, उसके अलावा एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। इस चीज को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोल सकते हैं आराम से। पहला चीज, अगर इसका कंडेंस्ड फॉर्म बनाए तो लेफ्ट से राइट शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन दिख रखा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मेंशन किया। फिर सिंगल बॉन्ड, वापस से एक कार्बन आया और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है। तो हाइड्रोजन को नॉर्मली ऐसे ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना ना, हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया जाता है। बट अगर कोई ग्रुप एक्स्ट्रा है जो हाइड्रोजन के अलावा एग्जिस्ट कर रहा, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि अगर वो ग्रुप बिल्कुल चेन के बीच में है, मतलब ये कार्बन का चेन है, बेसिकली चेन का मतलब जो सिक्कड़ बोलते हैं हम लोग, तो कड़ी वाला जो चीज होता है वो चेन है। तो यहाँ पे कार्बन 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 ऐसा चेन है। तो उस कार्बन चेन को अगर कंसिडर करें हम लोग, तो उस कार्बन चेन के अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन कोई ग्रुप है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बीच में कोई ग्रुप दे रखा तो एक ब्रैकेट के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पे CH के ऊपर OH, ये भी लिखने का एक तरीका होता है, क्योंकि हम लोग कार्बन से हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को नहीं शो कर रहे हैं, बट बाकी सारे एटम्स को शो कर रहे हैं। तो कार्बन से हाइड्रोजन की जगह पे अगर OH ग्रुप है तो उसको सिंगल लाइन से दिखा दिया। फिर कार्बन का H और OH रिप्रेजेंट कर चुके, फिर अगला पार्ट फिर से कार्बन का आया, तो एक और कार्बन डाल दिया यहाँ पे। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H2 मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद वापस एक और कार्बन है सिंगल बॉन्ड पे, यहाँ कार्बन डाला और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो वापस हम लोग यहाँ पे H3 मेंशन कर दिए। तो ये एक तरीका हम लोग के रिप्रेजेंटेशन का हो सकता है, CH3 CH, उसके ऊपर OH, फिर CH2 CH3। लेकिन कंडेंस्ड फॉर्म का दूसरा पार्ट, जहाँ पे हम लोग कोई भी बॉन्ड शो नहीं करेंगे, तो सबसे पहले CH3, इसके बगल में कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन है और OH। तो हाइड्रोजन के अलावा जब OH को रिप्रेजेंट करना होगा तो ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करना होगा। ब्रैकेट में जो भी ग्रुप आएगा वो हमेशा अपने जस्ट लेफ्ट वाले कार्बन पे एसोसिएट होता है। तो CH के जस्ट आगे ब्रैकेट में OH ग्रुप डाले, फिर उसके बाद इस पे जो दोनों ग्रुप से वो रिप्रेजेंट अगर हो गए तो आगे फिर CH2 का नंबर है तो यहाँ पे CH2 डाले, फिर आगे CH3 का नंबर है तो यहाँ पे CH3 डाले। तो CH3 CH OH CH2 CH3, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर ये स्ट्रक्चर दिया तो कंडेंस्ड फॉर्म में जाना आसान काम होता है, बट एक कंडेंस्ड फॉर्म के तरफ से उल्टा स्ट्रक्चर जज करना थोड़ा प्रैक्टिस का चीज है। 1-2 बार 3 बार इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग को मालूम होने चाहिए, तब जाकर के फिर हम लोग थोड़े अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। फिर कोई थोड़ा भारी भी टाइप का सेकंड वाला कार्बन में OH को ऊपर की जगह, हाँ सेकंड वाले सेकंड वाला कार्बन में OH को ऊपर की जगह नीचे अगर शो करते तो कोई प्रॉब्लम? कोई फर्क नहीं है। हम लोग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। OH ऊपर हो या नीचे हो,
एक्चुअल में जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे तो कहीं भी बॉन्ड को डाल दो, कोई मतलब नहीं उससे, ऊपर डालो नीचे डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हाँ सर ये जो कंडेंस्ड फॉर्म है इसका फिर से बता सकते हैं डेफिनेशन? अभी नहीं, डेफिनेशन इतना घटिया सवाल का है पूछती है भाई, क्या सर वर्ड समझ में आ मतलब रहा है? मतलब कि कंडेंस्ड का मतलब क्या समझ में आता है बताओ, एक्सपेंडेड का मतलब क्या समझ में आता है? किसी सर छोटे बढ़ना। चीज को बड़ा करना। एक्सपेंडेड का मतलब खुला खुला टाइप से, कंडेंस्ड का मतलब चिपका हुआ टाइप का। हो गया, सारे बॉन्ड्स गायब कर दिए हम लोगों ने, सारे बॉन्ड्स गायब कर दिए, सारे एटम्स आपस में क्लोज आ गए, हो गया कंडेंस्ड फॉर्म। अगर कंडेंस फॉर्म बोला जाए तो ऊपर वाला करेंगे कि नीचे वाला? दोनों। ज्यादा बेटर ऑप्शन ये होता है कंडेंस फॉर्म का। कंडेंस फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉन्ड शो नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल दूसरा भी स्ट्रक्चर हम लोग मानते हुए चलते हैं जहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को नहीं शो करेंगे, बाकी एटम्स के बॉन्ड को शो करेंगे। नोट करो इस चीज को। चलो थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। पेंटेनोइक एसिड वाले पार्ट का स्ट्रक्चर जब एक्सपेंडेड फॉर्म में मेंशन करते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है, 3 4 5, सबसे लास्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 में से 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया और बाकी बचा 3 हम लोग के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड। दूसरा कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है तो 2 बॉन्ड बाकी है इसका, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो अगर 2 कार्बन के साथ बनाया तो बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ डाल दिया यहाँ पे। फिर बाकी वाले पार्ट में भी 2 हाइड्रोजन, अगले कार्बन पे भी 2 बॉन्ड्स है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट वाले कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो अब हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ये अपना एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर कंडेंस फॉर्म बनाएंगे तो कंडेंस फॉर्म वाले पार्ट में हम लोग सबसे लेफ्ट कार्बन से शुरू किए जिसमें 3 हाइड्रोजन तो CH3, फिर उसके बाद अगला कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन CH2, अगला कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन CH2, अगला कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन CH2, उसके बाद कार्बन पे हम लोग का ये स्ट्रक्चर है। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ पे एक और तरीका यूज कर लेते हैं हम लोग नॉर्मली, CH3 CH2 CH2 CH2, और ये जो ग्रुप है इसको नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऐसा लिखा जाता है, ये टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बार बार ऐसा आता है, तो बिना ब्रैकेट के भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आराम से इसको COH के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। COOH अगर ऐसा कभी भी नाम दिया मतलब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और उसके बाद एक OH ग्रुप है, ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड के रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। अभी जस्ट हम लोग अगले टॉपिक में फंक्शनल ग्रुप मेंशन करेंगे, ये तुम्हारे पास 10th क्लास में जस्ट पहली बार इंट्रोडक्शन होता है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स में कार्बोक्सिलिक एसिड एक नाम आएगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में ये पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, ये दोनों तरीका मेंशन करेंगे हम लोग। और इसके अलावा ऐसा भी कर सकते थे कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को नहीं दिखाया, तो पहले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, फिर इसके बगल में एक कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन, फिर इसके बगल में एक कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन, फिर इसके बगल में एक कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन, और इसके अलावा हम लोग COOH आराम से मेंशन कर सकते हैं, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन आराम से पॉसिबल हो सकता है। नोट कर लो।
10th क्लास में एक और फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ना है जिसको हम लोग कीटोन बोला करते हैं, और कीटोन का जो नोमेनक्लेचर है वो ओन से लिखा जाता है। जैसे अल्कोहल को ऑल से लिखा जाता है, सिमिलर टाइप से कीटोन को हम लोग ओन से लिखते हैं। तो जैसे 3 पेंटेनॉन बोला, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ओन वाला पार्ट है ये कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोमेनक्लेचर में यही सब रिप्रेजेंटेशंस को सीखना है अपने को। चलो ध्यान दो, अगर हम लोग 3 पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर मेंशन करें तो 3 पेंटेनॉन वाले पार्ट में हम लोग के पास 5 कार्बन होता है, और 5 कार्बन में ये 3 वाला पार्ट है, ये कहाँ पे होना चाहिए? तो इतना आप दिमाग लगा सकते हैं आराम से कि हम लोग के रस्सी एक है, उस रस्सी के एक साइड से जाए तो ये पहला कार्बन होना चाहिए, तो ये दूसरा और ये तीसरा। अगर दूसरे साइड से जाए तो ये पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा, मतलब किसी भी साइड से जाओ तीसरा पोजीशन तो वही आ रहा है। इसका मतलब हम लोग के इसी पोजीशन पे कुछ ना कुछ चीज है, जैसा हम लोग मेंशन कर रहे हैं। जैसे 2 ब्यूटेनॉल था तो अल्कोहल वाले पार्ट का OH ग्रुप वाला पार्ट हम लोग के 2nd नंबर कार्बन पे था। पेंटेनॉन में हम लोग कीटोन की बात करते हैं, और कीटोन वाला जो पार्ट होता है उसको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से डिनोट किया जाता है। मतलब हम लोग के कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। केवल अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हुआ और इसके आजू बाजू केवल कार्बन है तब इसको कीटोन बोलेंगे। अगर कार्बन की जगह पे कुछ और हो गया, मान लो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, तो यही चीज दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, आगे हम लोग मेंशन करने वाले हैं। तो 3rd पोजीशन पे हम लोग का कीटोन होगा, मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल दिया। अब उसके बाद पहले कार्बन पे कितना बॉन्ड है? 1। बनाता कितना है बॉन्ड कार्बन? 4। इसका मतलब इस पे 3 हाइड्रोजन डाल दिया। दूसरे कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन डाल दिया। तीसरे कार्बन पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 5वां बॉन्ड नहीं बनेगा। चौथे कार्बन के ऊपर हम लोग 2 बॉन्ड बना सकते हैं, और 5वें कार्बन के ऊपर हम लोग आराम से 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो हम लोग का 3 पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। इसका कंडेंस फॉर्म एक बार खुद से ट्राई करके देखो दोनों, फिर हम आंसर भी मेंशन करते हैं। कंडेंस फॉर्म क्या बनेगा एक बार ट्राई करके देखो, और अभी तक के एग्जांपल्स में कोई भी डाउट होगा तो आराम से पूछ लेना। फिर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C और उसके ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर CH2 बॉन्ड CH3। बहुत बढ़िया। एक तो ये तरीका है, और दूसरा अगर एक्स्ट्रा कंडेंस फॉर्म की बात करें तो CH3 CH2, और कीटोन को दिखाने के लिए हम लोग C के बाद ब्रैकेट में O नहीं डालते हैं, केवल CO लिख देते हैं। अगर केवल CO रहा तो बाय डिफॉल्ट कीटोन माना जाता है। CO फिर उसके बाद CH2 और उसके आगे CH3 मेंशन कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग कंडेंस फॉर्म बोल सकते हैं, दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग तीसरा रिप्रेजेंटेशन मेंशन करेंगे, जिसका लास्ट क्लास में तुम लोगों को एक छोटा सा पार्ट मेंशन किया था। बेंजीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज को भी हम लोग एक सर्टेन तरीके से बोला करते हैं, मतलब एक सर्टेन टाइप का नाम बोलते हैं इस रिप्रेजेंटेशन को। वो क्या होता है मेंशन करेंगे अभी। कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट है। आवाज नहीं आया, बोलो। सर अब आया आवाज? हाँ बोलो। सर ये जो ऊपर है ये CH3 बॉन्ड CH2 वाला, अगर हम इस C के बाद सिर्फ O लिख दें और उसके बाद फिर बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH2 करें। अच्छा यहाँ सॉरी CH2 नहीं होगा, तो CH3 होगा यहाँ पे, थोड़ा गलती लिख दिया। हाँ क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो। यहाँ के बाद ऐसा ऑक्सीजन लिख दें। हाँ। CH3 CH2, यहाँ के बाद ऐसा ऑक्सीजन। नो सर, तो सी के बाद अगर हमें डबल बॉन्ड नहीं दिखा और सिर्फ ऑक्सीजन का साइन दे दे ऐसा ओ, हाँ ये भी फिर गलत। बॉन्ड हाँ, CH2।
ये भी गलत नहीं माना जाता है एक्चुअल में, ये भी तरीका रिप्रेजेंटेशन का होता है, इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हम लोग, और क्योंकि हम लोग अभी जस्ट इनिशिएट कर रहे हैं कार्बन के रिप्रेजेंटेशन को, इसलिए हम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने डाल नहीं रहे, बट ये भी तरीका सही माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी तरीका पॉसिबल हो सकता है Excuse me, रिप्रेजेंटेशन का। हाँ बोलो। सर पेंटेनोइक एसिड में ये कैसे पता चला कि फिफ्थ कार्बन पे ही ऑक्सीजन होगा? वेट करो पता चल जाएगा। तो ये कैसे, ऐसा और सर ये कैसे पता लगाते हैं कि OH ग्रुप को किस कार्बन पे बियरिंग करेंगे? वो भी फंक्शनल ग्रुप में तुमको पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का बॉन्डिंग अटैचमेंट है, उसके हिसाब से कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, ये सब मालूम पड़ जाएगा, उसके लिए निश्चित रहो। तो ये जो CO वाला पार्ट है, ये CO वाला पार्ट ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ये टाइम के साथ सीखेंगे। जैसे कार्बन के चेन के रिप्रेजेंटेशन बहुत तरीके से हो सकते हैं, ये टाइम के साथ अपने आप पता चल जाएगी, ये भी एक तरीका हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का। नॉर्मली ये रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे NCERT में कहीं नहीं दे रखा, 10th 11th 12th कहीं भी नहीं दे रखा, तो हम लोग इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को नॉर्मली यूज नहीं करेंगे, बट गलत नहीं है इसमें कुछ भी। और कोई डाउट किसी को? चलो ध्यान दो। अगर इसके बाद हम लोग अगले रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस चीज को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोला जाता है। नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, बॉन्ड और लाइन से हम लोग बात कर रहे हैं, केवल लाइन से चीजें रिप्रेजेंट करनी है। जैसे मान लो अगर हम लोग प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 3 कार्बन, और एन में अल्केन होता है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता अल्केन में, हर एक कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, और फिर कार्बन के ऊपर 4 में से 3 बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, दूसरे कार्बन में 2 बॉन्ड बन चुका तो 2 हाइड्रोजन होगा, तीसरे कार्बन में 1 बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन होगा। ये अपना प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। अगर इसका कंडेंस्ड फॉर्म बनाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा तरीका इसका कंडेंस्ड फॉर्म का हो सकता है CH3 CH2 CH3। जब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग कार्बन को भी नहीं दिखाते और हाइड्रोजन को भी नहीं लिखते, मतलब कार्बन जो C है ये वर्ड मेंशन नहीं करते, हाइड्रोजन का H अल्फाबेट भी मेंशन नहीं करते हैं, हम लोग केवल लाइन से और पॉइंट से बात कर रहा होता है। हाँ ये है कि हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा अगर एटम है तो उसको दिखाया करते हैं, और अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम से अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड नहीं है, तो उसको भी शो किया करता है। जैसे होता क्या है इस चीज में, हम लोग लाइन से सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन का एंड पॉइंट एक एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा अगर उस एंड पॉइंट पे कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस चीज को भी हम नोट डाउन कराएंगे, आराम से लिख लेंगे इस चीज को। और हर एक लाइन का जो बेंड वाला पॉइंट होगा वहां पे एक एक कार्बन होता है, तो जैसे 3 कार्बन है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कि एक पॉइंट से शुरू करो, यहाँ एक कार्बन हो गया, कार्बन से एक लाइन शुरू किया, और क्योंकि 3 कार्बन रिप्रेजेंट करना है तो उसको बेंड कर दो। तो इस केस में जो एंड पॉइंट है यहाँ एक कार्बन होगा, जहाँ पे बेंड हुआ लाइन वहां एक कार्बन होगा, और जहाँ पे कार्बन वापस से एंड हो गया वहां पे एक कार्बन होगा। मतलब एक लाइन के एंड पॉइंट्स पे कार्बन होंगे अगर वहां कोई दूसरा एटम नहीं दे रखा है, अगर दूसरा एटम है तो वहां कार्बन नहीं होगा, लेकिन अगर एक लाइन के एंड पॉइंट पे कुछ नहीं है मतलब वहां कार्बन है, और जहां जहां लाइन बेंड कर रहा वहां वहां पे भी कार्बन है, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो इसके रिप्रेजेंटेशन में सिंपली हम लोग लाइन को बेंड करते करते आराम से सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को मेंशन कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर में कोई डाउट मत पूछना, अभी 3-4 एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे तब फिर पूछना अगर कोई डाउट रह जाता है तो। बस नीचे पॉइंट मेंशन कर लेना, अभी नोट कर लो स्ट्रक्चर को और पॉइंट मेंशन कर लो। कार्बन एरो दे के लिखना है क्या? लिख लो रिप्रेजेंटेशन के लिए। जहां जहां लाइन एंड होगा वहां कोई एटम नहीं होना चाहिए, वहां एक कार्बन है, और जहां जहां लाइन बेंड होगा वहां पे एक कार्बन है। ये 2 पॉइंट्स का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। बेंडिंग हमेशा कार्बन शो करेगा ना?
बेंडिंग भी कार्बन शो करेगा। सर इसमें हाइड्रोजन कहाँ है? इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इमेजिनेशन तुमको करना है कि हाइड्रोजन कहाँ पे है, कैसे होगा बताते हैं उस चीज पे। अभी हम बोले थे ये कोई डाउट नहीं पूछेगा इसमें। सर रिप्रेजेंट बेंजीन के भी बाद इसी क्या से लिखें? रिलेटेड है क्या? क्या बोल रहे हैं? सर रिप्रेजेंट के बाद क्या लिखें? रिप्रेजेंट 1 कार्बन। और कोई डाउट पूछा था? सर बेंजीन भी इसी से रिलेटेड है क्या? बेंजीन रिंग वाला पार्ट, बेंजीन रिंग का जो हम रिप्रेजेंटेशन बताया था इसी से रिलेटेड था। ये जो रिप्रेजेंटेशन बताए थे जिसमें कोई कार्बन हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया था, वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही है। इनफैक्ट एक साइक्लिक कंपाउंड में या एक रिंग वाले कंपाउंड में हमेशा हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही प्रीफर करते हैं, वहां पे हम लोग कभी भी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया करते हैं। सर डबल बॉन्ड को भी सर एक ही लाइन पे शो करना सब है? सब 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 अरे अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा स्ट्रक्चर में, बोले तो कि अभी एग्जांपल मेंशन करने दे, केवल नोट करो इस चीज को अभी। चलो ध्यान दो एग्जांपल वाले पार्ट में। 2 पेंटीन स्ट्रक्चर दिया, जब पेंटेन होता तो अल्केन बोला करते हैं हम लोग, अगर ईन हुआ मतलब अल्कीन एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उसमें भी 2 मेंशन किया मतलब सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो टोटल हम लोग के पास 5 कार्बन होगा, और 5 कार्बन में हम लोग सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल रहे हैं, मतलब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि सेकंड कार्बन के लेफ्ट साइड में डाल दे, क्योंकि तब तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो गया। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड का मतलब हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, क्योंकि इस साइड से शुरू करेंगे तो ये सेकंड कार्बन, लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से शुरू करते तो ये सेकंड कार्बन होता। किसी भी साइड से स्ट्रक्चर को डालो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मान लो इसको दूसरा स्ट्रक्चर में भी हम बना देते हैं, 5 कार्बन है और 5 कार्बन में हम लोग इस साइड से डबल बॉन्ड डाले। अब तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 में से 1 बॉन्ड दिख रहा हमको, 3 हाइड्रोजन होगा। इस सेकंड कार्बन के ऊपर टोटल 3 बॉन्ड दिख रहा है, अगर 3 बॉन्ड दिख रहा है मतलब 1 हाइड्रोजन मिसिंग है तो 1 हाइड्रोजन डाल दिया। उसके सर बगल वाले एल्केन, कार्बन पे सर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में किसमें डबल बॉन्ड होता है तीनों? एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो थर्ड वाले कार्बन पे जाएंगे तो इसमें भी 3 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब चौथा 1 हाइड्रोजन डाल सकते हैं। फोर्थ कार्बन पे 2 बॉन्ड दिख रहा तो इस पे भी हम लोग हाइड्रोजन डाल सकते हैं 2, और फिफ्थ कार्बन पे 1 बॉन्ड दिख रहा तो हाइड्रोजन 3 हो सकता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें से 1 कार्बन के साथ बॉन्ड दिख रहा था। नीचे वाले स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पहले कार्बन के ऊपर 1 बॉन्ड दिख रहा मतलब 3 हाइड्रोजन होगा, दूसरे कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग को 2 बॉन्ड दिख रहा मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, तीसरे कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है मतलब 1 हाइड्रोजन, चौथे कार्बन पे 3 बॉन्ड मतलब 1 हाइड्रोजन, पांचवें कार्बन पे 1 बॉन्ड मतलब 3 हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। अब अगर एक चीज सोच के देखो, ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है, ये अपने नीचे के स्ट्रक्चर से घुमा दो, मतलब ये जो स्ट्रक्चर नीचे दे रखा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसा, जो हाथ दिख रहा है मेरा, इसको ऐसा पलट दिया तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। पलटने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग इसको ऐसा रोटेट कर दे रहे हैं, तो ये पार्ट पूरा का पूरा घूम करके लेफ्ट साइड में जाएगा, और ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट घूम करके राइट साइड में आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट यहाँ पे आराम से चला जाएगा। ऊपर और नीचे वाले स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, खुद से भी करके देख सकते हैं, इनफैक्ट ऐसा भी करके देख सकते हैं। अब जो तुम लोगों का नीचे वाला स्ट्रक्चर मेंशन किए हैं, ये नीचे वाले तुम अपना कॉपी जो है ना उसको ऐसा 180 डिग्री रोटेट कर लेना, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर से मिला करके देखना, जो तुम्हारे स्क्रीन में ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उससे अपने 180 डिग्री के रोटेशन को मिला के देखना, दोनों में सिमिलरिटी आएगा। तो दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों 2 पेंटीन है। इसका जब हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म बोलेंगे, अभी नोट डाउन मत करना, इसका जब कंडेंस्ड फॉर्म बोलेंगे तो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर हम लोगों का 1 ही हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन डाला, फिर अब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड है तो CH डबल बॉन्ड, फिर कार्बन डालेंगे, फिर कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन है तो CH डालेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन है CH2, फिर कार्बन है जिसके ऊपर 3 हाइड्रोजन आराम से CH3 मेंशन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा बोल सकते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सर ये क्या बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में। एक और कंडेंस्ड फॉर्म जिसमें कोई भी बॉन्ड नहीं शो कर रहा है तो CH3, फिर बगल में CH, फिर बगल में CH, फिर बगल में CH2 और उसके बाद CH3।
अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। जैसे इस नीचे वाले पार्ट को देख के सोचना पड़ेगा कि कार्बन वाले पार्ट के बगल में केवल एक ही हाइड्रोजन दिख रहा। तो जैसे मान लो इससे हम लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में जाना है, तो पहले कार्बन दिखा, उसके बाद फिर एक कार्बन दिखा, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो पहले कार्बन पे मतलब पहले कार्बन के जस्ट बगल में 3 हाइड्रोजन, इन तीनों को कार्बन पे डाले तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाया। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। 3 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब यहाँ पे चौथा बॉन्ड बना सकते हैं। फिर उसके बाद बगल वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन दिख रहा, तो एक हाइड्रोजन डाले यहाँ पे। अब यहाँ पे कार्बन पे टोटल मिलाकर के हम लोगों को 2 ही बॉन्ड दिख रहा, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो 2 बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड डालेंगे, 3 ही बॉन्ड बन पाएगा। तो 3 बॉन्ड नहीं, हमेशा 4 बॉन्ड बनाना ही बनाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड खुद से ही एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये चीज सोचना पड़ता है स्ट्रक्चर बनाते वक्त। यहाँ पे हम लोगों का जो 4 बॉन्ड है, टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं, 4 वैलेंसी मतलब टेट्रा वैलेंसी, उस टेट्रा वैलेंसी को कैसे कंप्लीट करें, कैसा स्ट्रक्चर बनाए कि वो टेट्रा वैलेंसी कार्बन का कंप्लीट हो रहा होगा, तभी ये स्ट्रक्चर अपना सही निकल के आएगा। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड कार्बन, फिर बगल वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है तो वहां पे एक हाइड्रोजन बनाया। अब इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को जब लिखे तो इस कार्बन पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बन अब एक ही बॉन्ड बना पाएगा। फिर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन वाला पार्ट है और उसके बाद सिंगल बॉन्ड डालेंगे तो 3 बॉन्ड प्लस एक 4 बॉन्ड बन चुका। फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, ताकि कार्बन का सारा बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। तो एक कंडेंस्ड फॉर्म अगर दे रखा होगा तो उससे उल्टे डायरेक्शन में सोचते वक्त कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को दिमाग में लेते हुए चलना होगा। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है सोचने में। अभी सुनने में भले ही आसान लग रहा होगा, जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा कि डिफिकल्ट रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह का पार्ट। तो हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म वाले पार्ट को मेंशन कर चुके। अब इसके बाद बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है, तो एक पॉइंट से शुरू करो, फिर यहाँ से जब आगे बढ़े तो एक बार जैसे ही बेंड किया तो दूसरा कार्बन आया, दूसरे बार जैसे ही बेंड किया तीसरा कार्बन आया, फिर अगला बेंड किया तो चौथा कार्बन, और अब बेंड नहीं करेंगे क्योंकि एंड पॉइंट पे 5वां कार्बन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ये हम लोग के 5 कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। इस तरीके से जिगजैग फिर फॉर्म में। बेंडिंग का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है क्या? ऊपर नीचे नहीं, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, बट एक जिगजैग फॉर्म होना चाहिए। अब जिगजैग फॉर्म में तुम यहाँ से नीचे से शुरू करो या ऊपर से शुरू करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एक नॉर्मली जिगजैग टाइप का मोशन होना चाहिए या फिर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर हम तीसरा बेंडिंग सर, तीसरा लाइन जो बेंड कर रहा है उसको हम पहला बेंडिंग लाइन, पहला लाइन है उसका पैरेलल बना दिए तो अपोजिट डायरेक्शन फिर से बोलो। अच्छा, ऐसा यस सर, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर दिए जाते हैं। अगर 4 कार्बन होता तो उसके लिए क्वाड्रिलेटरल बना सकते थे। इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, कुछ भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, यहाँ स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, इधर साइड में ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अपने मन पे है, अपने सहूलियत के हिसाब से तुमको जो करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे बोला ना क्वाड्रिलेटरल बनाए, तो क्वाड्रिलेटरल में एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा। हम लोग का फॉर्मूला क्या दे रखा है यहाँ पे ऊपर वाले कंपाउंड में? क्वाड्रिलेटरल नहीं, मान लो कि हम लोग पेंटागन बनाते हैं, तो पेंटीन वाले पार्ट में फॉर्मूला हम लोग C5H10 लेके चल रहे हैं। मान लो हम लोग का ये फॉर्मूला दे रखा। अगर हम लोग को अल्कीन बनाना है तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड वाला पार्ट जैसे मान लो ऐसा ले लेते हैं और एक डबल बॉन्ड डाल दिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल या फिर पेंटागन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। बाकी बॉन्ड को ऊपर बनाना है ऊपर बनाओ, नीचे बनाना है नीचे बनाओ, बस दिखना चाहिए तुमको कि इधर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसा मत बना कि यहाँ से एक कार्बन गए फिर ऊपर ऐसे ही सामने चले गए, तो पता कहाँ चलेगा कि कार्बन कहाँ है। तो कुछ तो इसमें क्लासिफिकेशन डालो कि ऐसा बॉन्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन पे। बेंड हो गया, एक कार्बन है, तो इस केस में जब 2 पेंटीन है तो पहला कार्बन यहाँ पे, पहला कार्बन दूसरी साइड से यहाँ सर पे। अभी सर आप पेंटागन एक बनाए थे सर, उसमें डबल बॉन्ड क्यों डाले? मेरा मन किया। आप बोले थे नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते क्योंकि फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा वहां पे, इसलिए क्योंकि पेंटीन बोल रहे हैं तो अल्कीन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड के बिना काम ही तो नहीं कर सकते। उसका भी तरीका है, उसको साइक्लोपेंटीन बोलते हैं, पेंटीन ही बोलते हैं बट साइक्लो वर्ड लगा देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को 2 पेंटीन में
दोनों कार्बन सेकंड वाले पार्ट को मेंशन कर लिए। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या फिर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग का यहाँ लेफ्ट साइड से कार्बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड का मतलब दोनों कार्बन के बीच में 2 लाइन शो कर रहे हैं हम लोग, अदरवाइज हम लोग का एक सिंगल लाइन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड बोल रहे हैं हम लोग। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं कि जितने बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये शो कर रहे हैं और लाइन से हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट शो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, तो हम लोग 2 पेंटीन के लिए ये स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं, या फिर ऐसा ही बना सकते थे, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ये भी अपना 2 पेंटीन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे हम लोगों का एक अल्कीन है, इसलिए 2 पेंटीन बोले। बाकी नोमेनक्लेचर में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा 2 पेंटीन का नोमेनक्लेचर, इसी स्ट्रक्चर को कैसे मेंशन कर पाए हम लोग, नोट कर लो। इसमें हम तुम लोग अब उल्टा ओरिएंटेशन कि एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर दे रखा है तो उसमें कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं, इस चीज को मेंशन करेंगे। फिर फर्दर एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चन तुमको खुद से ही सॉल्व करने होंगे। अच्छा नहीं, एक एग्जांपल 2 एग्जांपल अभी और कराएंगे और दूसरे आइटम से रिलेटेड, अभी के लिए नोट करो इस चीज को। आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। मेरा फोन जो था वो म्यूट हो गया था। ठीक है, सर हम लोग अगर बिना डबल बॉन्ड शो किए हुए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उससे फिर एक्सपेंडेड फॉर्म और कंडेंस्ड फॉर्म बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो बिना डबल बॉन्ड शो पे हुए अगर बनाएंगे तो फिर नाम गलत नहीं हो जाएगा? अगर पेंटीन है तो डबल बॉन्ड होना मस्ट है, और डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो पेंटीन हो गया। सर अभी आप बोले कि डबल बॉन्ड को भी सिंगल लाइन से शो करते हैं। डबल बॉन्ड को सिंगल लाइन से शो करते हैं ऐसा तो नहीं बोले हम। अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल लाइन से शो करेंगे, तो जो पाई बॉन्ड होगा उसको यहाँ पे डबल लाइन से शो कर देंगे, मतलब उसको एक सिंगल लाइन से शो करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्रिपल लाइन। चलो ध्यान दो सब लोग, हम लोग के पास अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उनको एक एक कार्बन बोला करते हैं हम लोग, और जितने भी बेंड है उनको एक एक कार्बन बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में ये एंड पॉइंट है, यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ एक बेंड है, यहाँ एक कार्बन होगा, इधर एक बेंड है, कार्बन होगा, यहाँ एक बेंड है, कार्बन, और यहाँ भी एक कार्बन। 5 तो कार्बन हो गया। हमेशा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या फिर कंडेंस्ड फॉर्म से जब उल्टे स्ट्रक्चर में जाना है तो बस ये देखो कि कितने बॉन्ड्स हैं उस कार्बन के, और 4 बॉन्ड कंप्लीट करते वक्त अगर कोई एटम नहीं है तो हाइड्रोजन डाल सकते हैं। तो पहले कार्बन पे कितने बॉन्ड है, अब याद दिया कितने बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? एक ही दिख रहा है। अगर एक दिख रहा है इसका मतलब इस पे 3 बॉन्ड मिसिंग है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हुआ करता होगा। CH3 जो ऊपर स्ट्रक्चर में दे भी रखा है CH3। फिर उसके बाद मान लो, अच्छा ऊपर वाले स्ट्रक्चर में CH3, मान लो दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दूसरे कार्बन की बात करते हैं, इसमें 3 बॉन्ड दिख रहा है। अगर 3 बॉन्ड दिख रहा है मतलब एक बॉन्ड मिसिंग है, तो मिसिंग बॉन्ड हाइड्रोजन हो गया। जितने बॉन्ड्स मिसिंग है उतने हाइड्रोजन होंगे। थर्ड कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड मिसिंग है तो ये हाइड्रोजन हो गया। फोर्थ कार्बन पे 2 बॉन्ड दिख रहा, 2 लाइंस मतलब 2 बॉन्ड दिख रहा, 2 बॉन्ड मिसिंग है मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया। और फिफ्थ कार्बन पे एक ही बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग आराम से 3 हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। तो एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग आराम से एक्सपेंडेड फॉर्म में या फिर उसके कंडेंस्ड फॉर्म के ऊपर वाले पार्ट में आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो उसमें केवल जो मिसिंग बॉन्ड्स हैं उतने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होंगे, ऐसा मेंशन करते जाना है हम लोगों को। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इसको तो नोट करने की जरूरत नहीं, बस तरीका बताया था। मान लो अगर सवाल में 3 हेक्सेनॉल दे रखा, मान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, तो 3 हेक्सेनॉल वाले पार्ट या 3 हेक्सेनॉल के जगह पे, हाँ चलो ठीक है अभी 3 हेक्सेनॉल लेके चलता है। तो हेक्स वाला पार्ट 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में 6 कार्बन हम लोग रिप्रेजेंट किए, 1 2 3 4 5 6, अभी के लिए बस ऐसे ही नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। और हेक्सेन यहाँ दे रखा है, अल्केन वाला पार्ट। अल्केन का मतलब हर एक कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा। उसके अलावा अगर इस साइड से शुरू करें कार्बन नंबर 1, तो यहाँ 2 ये 3 नंबर कार्बन होगा।
राइट साइड से शुरू करें तो ये कार्बन नंबर 1, 2 और ये 3, तो दोनों साइड से दिख रहा है कि एग्जैक्टली सिमेट्रिकल डिवीजन है। सिमेट्रिकल मतलब दो इक्वल डिवीजन है। तो सर इधर से आखिरी में जाओ, ऑल जो है अल्कोहल शो कर रहा है। ऑल वाला पार्ट अल्कोहल शो कर रहा है। तो सिमेट्रिकल डिवीजन में लेफ्ट देखो राइट देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप का है। तो इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन को थर्ड नंबर बोल दो और उसके हिसाब से हम लोग आराम से उस पर OH ग्रुप डाल सकते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप आ गया अल्कोहल का। अब उसके बाद पहले कार्बन पे हम लोग 3 हाइड्रोजन डाल सकते हैं, दूसरे कार्बन पे हम लोग 2 हाइड्रोजन डालेंगे, तीसरे कार्बन पे हम लोग 2 हाइड्रोजन डालेंगे, चौथे कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन, पांचवें कार्बन पे 2 बॉन्ड दिख रहा है तो हाइड्रोजन, और छठे कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग 3 हाइड्रोजन प्लेस करके काम कर सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आराम से ये 3 हेक्सानॉल का स्ट्रक्चर आ गया। अगर इसका कंडेंस फॉर्म बनाते हैं तो कंडेंस फॉर्म तो CH3, फिर उसके बाद CH2, CH2, CH2 के जगह पे यहाँ CH हो गया और CH वाले पार्ट के ऊपर एक OH है, फिर उसके बाद CH2 और यहाँ पे CH3 मेंशन कर सकते हैं। ये अपना कंडेंस फॉर्म हो गया। बाकी एक और कंडेंस फॉर्म CH3, CH2, CH2, CH ब्रैकेट में OH, फिर उसके बाद CH2 और CH3 मेंशन कर सकते हैं। बट जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 6 कार्बन है, तो एक पॉइंट से शुरू किया और 6 कार्बन बनाना है। तो जिगजैग टाइप से एक कार्बन के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ से शुरू करके गए, जैसे ही एक बेंड हुआ तो दूसरा कार्बन, फिर दूसरा बेंड हुआ तीसरा कार्बन, फिर अगला बेंड हुआ चौथा कार्बन, फिर अगला बेंड हुआ पांचवा कार्बन, तो यहाँ पे छठा कार्बन एंड पॉइंट पर अपने आप आ जाएगा। और इस छठे कार्बन में थर्ड पोजीशन तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, दूसरे साइड से जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कहीं पे भी OH ग्रुप डाल दो। तो हम लोग का अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है तो इधर OH ग्रुप डाल दिया, बट अगर कहीं पे भी डालना है तो OH ग्रुप डालते वक्त अब हम लोग को कार्बन से सिंगल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। और ये पॉइंट मेंशन किया था, अगर एक लाइन के एंड पे कोई एटम है तो वहां पे हम लोग कार्बन कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक बेंड था तो इधर कार्बन तो है, बट लाइन के एंड पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये अपने रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। हम लोग रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जिस लाइन के एंड पॉइंट पे किसी एटम को रखेंगे वहां कार्बन नहीं होता, ऐसा हम लोग ध्यान रखते हुए काम करते हैं। ये अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, छाप लो। सर एंड पे कार्बन नहीं होगा क्या मतलब? एंड पे कार्बन नहीं होगा, पूरा स्टेटमेंट सुना पहले, ये बता। यस सर सुने। क्या सुना बताओ। बताओ भाई क्या सुना। किसी लाइन के एंड पे अगर कोई दूसरा एटम है, मतलब कोई एक एटम दिख रहा, तो वहां पे कार्बन नहीं होगा। तो इस लाइन के नीचे वाला जो लाइन, इसको हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं, ये नीचे वाले लाइन के एंड पे ऑक्सीजन दिख रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि लाइन के एंड पे कोई दूसरा एटम दे रखा है। एक बार खुद से स्ट्रक्चर को ट्राई करके देखो, तब तक हम ऊपर का एक स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। खुद से ट्राई करके देखो स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। ये स्ट्रक्चर हम लोग ऊपर वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सॉरी, ऊपर वाले पार्ट में एक स्ट्रक्चर में हम लोग इस चीज का डिस्कशन किए थे।
पेंटेनोइक एसिड वाला पार्ट। अगर मान लो इस पेंटेनोइक एसिड वाले पार्ट को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो बाकी स्ट्रक्चर हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके थे। टोटल कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। तो एक पॉइंट से शुरू किया, पहला कार्बन, फिर जैसे ही एक बेंड हुआ दूसरा कार्बन, दूसरा बेंड हुआ तीसरा कार्बन, अगला बेंड हुआ चौथा कार्बन। अब उसके बाद ये जो लास्ट कार्बन है अपना 5वां कार्बन होना चाहिए। तो कार्बन के ऊपर हम लोग के पास ऑक्सीजन और OH ग्रुप दोनों है, और जिसमें से एक के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो 5वें कार्बन के ऊपर हम लोग एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डालेंगे और इसी कार्बन के ऊपर हम लोग OH ग्रुप भी डालेंगे। तो लाइन के एंड पे अगर ऑक्सीजन है मतलब यहाँ कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लाइन के एंड पे अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ भी कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इस स्ट्रक्चर में अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया, तो रिप्रेजेंटेशन से जब उल्टे स्ट्रक्चर में जाएंगे तो कहाँ कहाँ कार्बन है, तो इस पोजीशन पे कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इधर तीसरा कार्बन, इधर चौथा कार्बन, यहाँ 5वां कार्बन। अब इसके बाद कोई कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये अपने पेंटेनोइक स्ट्रक्चर का, तो पेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो। हाँ बोलो सर ये OH को अगर फिफ्थ वाले कार्बन के सीधा वर्टिकली अपवर्ड में डाल दे तो? ऐसा हाँ थोड़ा अजीबोगरीब नहीं लगेगा? एक zigzag टाइप का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, डालने में कोई तकलीफ नहीं है, जैसे डाल दो तो ऐसा डाल दो। ये मेरी सर अभी आप सर बोले कि एंड पॉइंट पे जब कोई अनदर गलती आइटम है, रहता है तो वहाँ पर लेकिन थोड़ा कार्बन नहीं देखने में रहता अच्छा है। लगे, सिमेट्रिकल लगे। क्या बोल रहे हैं? सर अभी आप बोले कि एंड पॉइंट पे अगर कोई अनदर आइटम है तो वहाँ कार्बन नहीं हो सकता, तो सर हाँ, इसका मतलब कोई जिगजैग पैटर्न में बेंडिंग से 2 लाइन निकाल सकते हैं? zigzag पैटर्न में बेंडिंग से 2 लाइन निकाल सकते हैं, ऐसा पूछना चाह रहा है क्या? यस सर, दोनों एंड पॉइंट कार्बन शो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 4 दोनों के मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 लाइन निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट से 4 लाइन निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। और कोई डाउट किसी को अभी तक, किसी भी टाइप का कोई डाउट? बताओ भी जल्दी, कोई भी डाउट इसके अलावा अभी तक कोई भी? अगर डाउट नहीं है तो आज तुम्हारे क्लास के बेसिस के ऊपर तुम्हारे ग्रुप में एक असाइनमेंट आएगा केमिस्ट्री का, जिसमें तुमको हो सकता है कि उसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हो सकता है एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हो सकता है उसमें कंडेंस्ड फॉर्म दिया हो। वो असाइनमेंट का पार्ट एक टेबल के फॉर्म में आएगा, वो तुमको ट्राई करना है। जो भी पार्ट मिसिंग होगा वो तुमको ड्रॉ करना है, और उसी असाइनमेंट का फिर तुमको आंसर भी मिल जाएगा। वो असाइनमेंट हम तुमको अभी आधे घंटे के अंदर प्रिपेयर करके भेज देंगे। असाइनमेंट वाला पार्ट तुम लोगों को सॉल्व करना है, और तब तक के लिए हम लोग एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये नाम मालूम होना चाहिए, इसका डेफिनेशन भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। और डेफिनेशन काम का होता नहीं है, बट 9-10 तक काम का होना चाहिए, 9th में भी नहीं 10th में काम का होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। और हम लोग हमेशा फंक्शनल ग्रुप को FG से डिनोट किया करेंगे, पूरा फंक्शनल ग्रुप वर्ड यूज नहीं किया करेंगे कभी। चलो ध्यान दो, हम लोग जब भी कभी फंक्शनल ग्रुप वर्ड यूज तो हम लोग नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिड है, तो एसिड का प्रॉपर्टी थोड़ा अलग होता है। अगर हम लोग का अल्कोहल है तो अल्कोहल वाला पार्ट एक बेस के जैसा बिहेव करता है। इनफैक्ट ये दोनों कंपाउंड अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स के साथ अलग अलग टाइप का रिएक्शन शो करता है। तो जैसे ये जो केमिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट या जो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी वेरिएशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी में भी वेरिएशन होता है। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन हुआ या जो केमिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है और अल्कोहल में केवल OH होता है। तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का वेरिएशन ये ग्रुप ऑफ एटम, या हो सकता है एक सिंगल एटम की वजह से भी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम की वजह से एग्जिस्ट करता है। तो वैसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ये एक छोटा सा डेफिनेशन अपने को ध्यान रखना होता है, तो अपने डेफिनेशन नोट डाउन करो फटाफट। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम कर लो केवल, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determines
the physical and chemical properties of a given compound are called as functional group. ये डेफिनेशन मालूम होना चाहिए तुम लोगों को। फिर फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स क्या होते हैं, इस चीज की बात करेंगे हम लोग। एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कराता है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। और इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन हम यहीं पे मेंशन कर रहे हैं तुम लोगों को, उसको स्टार मार्क कर लेना। ये टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, आगे भी कहीं पूछा जा सकता है, तो जिंदगी भर याद रहना चाहिए टर्म। होमोलोग्स या फिर होमोलोगस सीरीज। होमोलोग्स वर्ड यूज करो या होमोलोगस सीरीज वर्ड यूज करो, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। कंपाउंड विथ या कंपाउंड्स लिख लो, कंपाउंड्स विथ सेम फंक्शनल ग्रुप and a difference of CH2 are called as homologues. कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, केवल एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक CH2 का डिफरेंस अगर रहा तो उस चीज को, अब CH2 बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है, बट दो कंपाउंड जिसमें एक CH2 का डिफरेंस हो, दैट इज कॉल्ड एज होमोलोग्स, ऐसा बोला जा सकता है। या होमोलोगस सीरीज भी आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग वर्ड मेंशन करते हैं ब्यूटेनॉल, इस बार पोजीशन मेंशन नहीं कर रहे, 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड मान लो पेंटेनॉल की बात करते हैं, और ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला होता है C4H10O और पेंटेनॉल वाले पार्ट का फॉर्मूला होता है C5H12O। तो इस केस में अगर इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल दोनों में OL है, मतलब अल्कोहल तो है, तो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट हम लोग आराम से अल्कोहल मेंशन करते हुए चल रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, अगर हम लोग ब्यूटेनॉल लेके चले और दूसरा हम लोग पेंटेनॉल लेकर के चले, तो ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस देखें तो एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे 4 कार्बन इधर 5 कार्बन, मतलब 1 कार्बन यहाँ एक्स्ट्रा है, पहला चीज। यहाँ पे 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, और बाकी ऑक्सीजन तो सेम था, तो एक CH2 का डिफरेंस है केवल, मतलब ये दोनों कंपाउंड्स को हम लोग आराम से होमोलोग्स बोल सकते हैं। पहला एग्जांपल, मान लो अगर ये कंपाउंड लेके चलता है, मान लो हम लोग, ऐसा हो सकता है कि पहला वाला में C ज्यादा है और सेकंड वाला में हाइड्रोजन, तो CH2 का डिफरेंस नहीं आएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक में C ज्यादा एक में H ज्यादा, अगर C ज्यादा हुआ तो H अपने आप ज्यादा हो जाएगा, तभी तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बन पाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी सेम रखना है। ठीक है सर अब ये चलो कैसे डिटरमाइन किया कि अल्कोहल ग्रुप? पता चल जाएगा, रुक जा, पेशेंस रख। सेकंड वाले केस पे आते हैं हम लोग। सेकंड वाले केस में जो सबसे पहला कंपाउंड है, इस चीज को कॉमन नेम वाइज हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा तुम लोगों ने, किसी जानवर में पाया जाता है, एंड बीस एंड्स में और बीज में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, और इस चीज को हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं ये रूल्स बाद में पता करेंगे हम लोग। दूसरे वाले पार्ट को हम लोग कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं, और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर वाला पार्ट इथेनोइक एसिड होता है। एसिटिक एसिड वाला पार्ट विनेगर में मिलता है, ये कॉमन नेम वाला पार्ट मालूम होना चाहिए। तो इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड में अगर टोटल फॉर्मूले को देखें तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों जगह पे है, बट यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, तो एक हाइड्रोजन के जगह पे एक कार्बन आ गया, और कार्बन के अलावा हम लोग का 2 हाइड्रोजन भी आ गया, तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में
एक CH2 का डिफरेंस था, तो इन दोनों को हम लोग आराम से होमोलोग्स बोल सकते हैं। तो कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप ये मस्ट कंडीशन है, और एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग होमोलोग्स बोल सकते हैं। सवाल इस तरीके से हो सकता है कि इथेनोइक एसिड का हायर होमोलोग बताओ। तो हायर होमोलोग का मतलब इसमें CH2 यूनिट ऐड होना चाहिए। तो इसका CH2 यूनिट अगर हम लोग ऐड करें तो ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CH3 CH2 COOH। COOH है, यहाँ भी COOH है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। CH3 CH3 है और बीच में एक CH2 ऐड कर दिया। तो इथेनोइक एसिड से हायर होमोलोग में जाना है, मतलब उसमें एक CH2 ऐड किया। अगर लोअर होमोलोग में जाना है तो एक CH2 माइनस किया। तो होमोलोग्स में दोनों होमोलोग है। अगर ज्यादा प्रिसाइजली पूछा हायर होमोलोग कौन सा है, लोअर होमोलोग कौन सा है, तब उस केस में हम लोग CH2 ऐड करके हायर में जाएंगे, CH2 रिमूव करके लोअर होमोलोग में जाएंगे, ऐसा बोला जा सकता है। नोट कर लो दोनों एग्जांपल्स। सर ये कैसे डिटरमाइन किया कि ऐड सेकंड में करना है? अरे डिटरमाइन नहीं कि ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा बता दी है। ये कोई रूल नहीं है कि सेकंड में ही होगा। जब बड़े स्ट्रक्चर होंगे तो कहीं पे भी CH2 ऐड कर दो, अपनी मर्जी है। थोड़ा पेशेंस रख, टाइम के साथ मालूम पड़ जाएगा कि और भी चीजें एग्जिस्ट करती है दुनिया में। धीरे धीरे वो सारे क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएंगे, टेंशन मत लो। पहले सुनो अभी कुछ चीजें। हर एक लाइन में डाउट पूछ रहे हैं भाई। कितना टाइम हो गया? चलो अभी तो टाइम है। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी डाउट है यहाँ तक के पार्ट में तो बता सकते हैं। शुभम डाउट? सर शुभम, क्षितिज, नहीं सर अभी तक तो नहीं है डाउट। दीक्षा, नो सर अभी तक नहीं है डाउट। शान, नो सर नहीं है डाउट। ओके। हाँ याद बोलो। सर मेरा फोन ना ऑफ हो गया था तो सर हम 3 मिनट मिस कर दिए, एक बार फिर से रिपीट कर सकते कोई हैं? बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना। नहीं रिपीट तो अभी नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम रिपीट करेंगे तो टाइम मेरा खराब होगा। रिकॉर्डिंग हो गया एक बार। अब पहले तो गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड, और उसमें भी अब तो रिकॉर्डिंग हो गया तो सुन सकते हैं टेप रिकॉर्डर चला करके वापस से। चलो ध्यान दो। जैसे फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट का जब हम लोग डिफिनेशन डाले तो उसके बाद हम लोग एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पॉइंट ये है कि इस तरह के और भी फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं क्या। तो बीच में अब दो नोमेनक्लेचर और भी मेंशन किए थे। लास्ट क्लास में बोला था एल्डिहाइड, आज कीटोन वर्ड मेंशन किया था, तो और एक इथर वर्ड मेंशन किया था, ईस्टर वर्ड मेंशन किया था लास्ट क्लास में। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंपाउंड्स तो बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट हम लोग को कितने कंपाउंड्स को जानना है, हम लोग को उन सब चीजों से मतलब होगा। नॉर्मली 15-16 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नोमेनक्लेचर में उन 15-16 फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग यूज किया करते हैं केवल, तो इसलिए हम लोग वही 15-16 फंक्शनल ग्रुप्स का डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा डिस्कशन 11-12 में भी काम का नहीं होता है। तो 15-16 फंक्शनल ग्रुप ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे पास कॉपी रहेगा, जिंदगी भर अपना यूज कर सकते हैं इस चीज को। तो टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप में जैसे एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, हम इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप मेंशन कर रहे हैं ताकि तुमको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे मान लो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको अल्कोहल बोला करते हैं, और अल्कोहल वाले पार्ट को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो OH से हमेशा रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। तो जिससे एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी एक नॉर्मल कार्बन चेन है, तो हो सकता है कार्बन चेन 4 का हो सकता है 5 का, उससे तो कोई मतलब नहीं है, बट अल्कोहल का OH ग्रुप तो हमेशा OH ही रहेगा। तो कार्बन चेन तो कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, लेकिन OH ग्रुप अगर ऐसा है तो हमेशा हम लोग OH के साथ एक फ्री वैलेंसी रखा करेंगे। फ्री वैलेंसी को लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग इस OH को किसी कार्बन चेन में डाल सकते हैं, और कभी भी एक जनरलाइज अल्कीन के जैसा कार्बन चेन है, अल्कीन अल्काइन नहीं, कोई एक जनरल अल्कीन के जैसा कुछ भी कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 4 कार्बन, कुछ भी हो सकता है जो वेरिएबल हो सकता है, तो उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट किया करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसको इन जनरल
अल्काइल चेन बोला जाता है, मतलब बोलने का तरीका होता है अल्काइल चेन। एक अल्काइल चेन के ऊपर वो OH ग्रुप अटैच्ड है, तब हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट अल्कोहल कहला सकता है। कहीं भी अगर ये R ग्रुप देगा मतलब अल्काइल चेन की बात कर रहे हैं। कोई भी रैंडम अल्केन टाइप का कार्बन चेन एग्जिस्ट कर सकता है, तब हम लोग अल्काइल वर्ड लगा दिया करेंगे। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, तो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे अल्काइल क्यों बोल रहे हैं, बट अभी के लिए नाम याद रखो कि R मतलब अल्काइल चेन, कोई भी रैंडम जनरल कार्बन चेन बोल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला ग्रुप अल्कोहल, अभी नोट मत करना कुछ भी। दूसरा जो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोला करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करने का तरीका COOH है। पहले ऐसा लिख लेते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, एक तो OH होता है, बट अगर ये OH वाला पार्ट नॉर्मल किसी कार्बन से अटैच्ड है तो अल्कोहल बोलेंगे, बट अगर यही OH वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोला करते हैं। मतलब इस पूरे के पूरे यूनिट को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो अगर केवल OH है, उसके जस्ट बगल वाले पार्ट में नॉर्मल कार्बन है तो इस केस में अल्कोहल, बट अगर यही OH वाला पार्ट अपने से जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है, या बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक OH वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से अटैच्ड है, और ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट जो ऐसा होता है, इस चीज को कॉमन नेम में कार्बोनिल कार्बन बोला जाता है, या फिर ये जो कार्बन है इस चीज को कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, और इस चीज को हम लोग ओवरऑल कार्बोनिल ग्रुप बोला करते हैं। तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O अगर रहा तो कार्बोनिल वर्ड यूज करेंगे हम लोग हमेशा, और उस C डबल बॉन्ड O का अगर कार्बन हुआ तो कार्बोनिल कार्बन वर्ड यूज करेंगे। तो अगर हम लोग का OH ग्रुप एक कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड होगा तब इसको अल्कोहल नहीं बोलते, तब इस चीज को हम लोग एसिड बोलना शुरू करते हैं। और फ्री वैलेंसी इस पर कार्बन पे है, मतलब R के साथ C डबल बॉन्ड O अटैच्ड होगा और उस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए। तो एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक OH ग्रुप अगर एक नॉर्मल कार्बन से अटैच्ड है तो बहुत सारे प्रॉपर्टी का वेरिएशन है वहां पे। अगर वही OH ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड होता है तो कुछ कुछ सर्टेन टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, उन सब इफेक्ट्स की वजह से प्रॉपर्टीज में वेरिएशन हो जाता है। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और तरीका है COOH, इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब R के साथ COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ध्यान रखना, सिंपली OH के साथ कार्बन चेन तो अल्कोहल, अगर OH C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, उसको अल्कोहल नहीं बोलेंगे। ये दोनों एग्जांपल नोट करो पहले, मतलब टाइप नोट करो। सर हाँ बोलो। सर हम कुछ भी नहीं सुन पाए, आप जो पिछले 5 मिनट में बोले, आप हम देख रहे थोड़ा थे सा तुम्हारा बता तुम्हारा सकते हैं तुम्हारा सर? नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तुम सुनो बस केवल आगे की चीज, और उसके बाद लेक्चर देख लेना। हम बता नहीं सर सकते कि सुनाई भी टाइम नहीं कम दे है। रहा था सर, कोई आपकी बात नहीं, आवाज कोई का बात पियानो बज रहा था सर। कोई बात नहीं, अभी बाकी लोगों को सुनने दो और तुम एक बार लेक्चर देख लेना जो लास्ट में भी अपलोड होगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद फुर्सत है तुम्हारे पास क्लास का, तो हम आज चाह रहे हैं कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए आराम से, एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट। फटाफट नोट करो। कार्बोक्सिल ग्रुप भी सर एक काइंड ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप जैसा कुछ नहीं होता, कार्बोनिल ग्रुप होता है। फिर ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप तो है, आगे पता चलेगा। एल्डिहाइड और कीटोन इसी से अटैच्ड होता है। जो एल्डिहाइड कीटोन जानना भी अपने को क्लास 10th में दे रखा है ये चीज। अगला पार्ट वही नोट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड वाला पार्ट, एल्डिहाइड में यही कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O। एक्चुअल में जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन को ही बोला जाता है। एक ओवरऑल कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है एक जनरल क्लासिफिकेशन में। कभी भी कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के देखो तो एल्डिहाइड कीटोन के जो रिएक्शंस होते हैं उसको
रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लिख दिया जाता है। बाय डिफॉल्ट उसमें एल्डिहाइड कीटोन होता है, बट अभी के लिए हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड वर्ड मेंशन नहीं करेंगे। एल्डिहाइड वाले पार्ट में ये कार्बोनिल ग्रुप तो होगा, बट कार्बोनिल कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, और एक हाइड्रोजन अटैच हो गया तो दूसरे साइड हम लोग फ्री वैलेंसी डाल देते हैं। फ्री वैलेंसी का मतलब इस चीज को हम लोग ऐसा CHO से रिप्रेजेंट करेंगे। उस CHO का मतलब एल्डिहाइड है, और फ्री वैलेंसी अलग से मेंशन कर दिया, जो कि एक कार्बन चेन R से अटैच हो सकता है, R के साथ C डबल बॉन्ड OH, या फिर R के साथ CHO। तो अगर CHO ग्रुप रहा जो कि एक कार्बन चेन से अटैच्ड है, तो उसको हम लोग आराम से नॉर्मली एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोला करते हैं। और इसी के जस्ट नीचे सिमिलर टाइप का फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, बट छोटे से डिफरेंस के साथ। कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है। दोनों तरफ फ्री वैलेंसी का मतलब दोनों तरफ कार्बन चेन होगा। तो अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन हुआ तब कीटोन बोलेंगे, अगर एक तरफ हाइड्रोजन हुआ तब उस चीज को एल्डिहाइड बोलेंगे, एक तरफ OH हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो इसलिए हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में केवल C डबल बॉन्ड O के स्ट्रक्चर को रखते हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों वर्ड मेंशन कर सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, जो आद्या पूछी भी थी कि सर हम लोग उस कीटोन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, COCH3 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CO इधर भी कार्बन चेन, राइट लेफ्ट साइड में भी कार्बन चेन। नोट कर लो दोनों एग्जांपल्स। कार्बन के दोनों तरफ फ्री वैलेंसी होने का क्या मतलब हो? फ्री वैलेंसी का मतलब वहां पे कार्बन चेन को अटैच करेंगे हम लोग, मतलब लिखने का तरीका होता है ऐसा। कभी भी एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कराया जाता है तो फ्री वैलेंसी के साथ बुक्स वगैरह में रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्री वैलेंसी का मतलब उधर उसके आजू बाजू कार्बन होगा, तो फ्री वैलेंसी से दिखा दिया जाता है उसको। तो बेसिकली मेहनत बचा रहे हैं अपना एक तरीके से। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ऊपर में R का क्या मतलब है? R का मतलब अल्काइल चेन, कोई भी रैंडम कार्बन चेन। ऊपर मेंशन किया था भी, R का मतलब कोई भी नॉर्मल रैंडम कार्बन चेन, उसको जनरलाइज फॉर्म में R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग एक वेरिएबल को X से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वैसे एक वेरिएबल कार्बन चेन को R से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद इथर का नंबर आता है। इथर में भी ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के दोनों तरफ कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं का मतलब दोनों तरफ कार्बन चेन होता है, फ्री वैलेंसी नॉर्मली। लेकिन इथर को ऐसा डिनोट किया जाता है OR के फॉर्मेट में, और एक फ्री वैलेंसी रखा जाता है। तो जब OH था तो अल्कोहल होता, OR है तो इथर बोलेंगे, और हम लोग के दोनों तरफ कार्बन चेन है तो भी हम लोग आराम से ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन है तो इथर बोल सकते हैं। और एग्जैक्टली हम लोग जब ईस्टर में जाएंगे, ईथर और उसके जस्ट नीचे ईस्टर, तो ये जो OR ग्रुप है, ये OR ग्रुप कार्बन चेन से अटैच ना होकर कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में था, OH ग्रुप अगर कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है तो एसिड बोल रहे थे। सिमिलर टाइप से अगर OR ग्रुप वाला पार्ट कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग ईस्टर बोला करेंगे। तो RC डबल बॉन्ड O OR आराम से मेंशन किया जा सकता है। नोट करते जाना इन सब चीजों को, समझते जाना, नोट करते जाना, कुछ भी नया नहीं आएगा इसमें, बस सिमिलरिटी वाला पार्ट रिपीट होता जाएगा। OR ग्रुप इथर को बोलते हैं। OR ग्रुप इथर को बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं या हेलो अल्केन्स बोलते हैं। और हैलाइड वाले पार्ट का मतलब हो गया X की बात कर रहे हैं हम लोग, हेलोजन की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को नॉर्मली X से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अगर R के साथ X है तो इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, या ओवरऑल हेलो अल्केन भी बोलते हैं। हेलो अल्केन क्यों बोलते हैं ये नोमेनक्लेचर में पता चल जाएगा आराम से। और
स्ट्रक्चर नंबर 8 में अल्काइल हैलाइड के जगह पे हम लोग एसिड हैलाइड वर्ड यूज करते हैं, या इसी चीज को हम लोग असाइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो एसिड हैलाइड वर्ड यूज करो या असाइल हैलाइड वर्ड यूज करो, दोनों में हैलाइड के लिए हेलोजन है, लेकिन ये हेलोजन कार्बन चेन से अटैच ना होकर के कार्बोनिल कार्बन से अटैच है। तो आर के साथ C डबल बॉन्ड O X, इस चीज को एसिड हैलाइड या फिर असाइल हैलाइड हम लोग आराम से बोल सकते हैं। डिफरेंस ध्यान रखना, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड में केवल X कार्बन चेन से अटैच्ड है, असाइल हैलाइड वाले पार्ट में X कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन से अटैच्ड है, मतलब कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है। समझते जाना है और नोट करते जाना है इसमें। तो उसके बाद 9th नंबर में नाइट्रो ग्रुप वर्ड यूज करते हैं हम लोग। नाइट्रो ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग NO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन चेन के साथ अगर NO2 अटैच है तो नाइट्रो वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग। नाइट्रो ग्रुप के बाद हम लोगों का जैसे OH ग्रुप था तो अल्कोहल बोले थे, सिमिलर टाइप से SH ग्रुप होता है। तो SH वाले पार्ट में हम लोग एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर आएगा तो थायो वर्ड नॉर्मली यूज किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन के जैसा ही अगर कुछ रहा बट सल्फर आ गया तो थायो वर्ड यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ पे जैसे अल्कोहल था तो उसके जगह थायोल वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसी चीज को हम लोग मरकैप्टन भी बोल सकते हैं, मरकैप्टन भी वर्ड यूज किया जाता है। तो जैसे हम लोग का SH ग्रुप, सॉरी OH ग्रुप था, उसके जगह पे हम लोग का SH ग्रुप हो गया। इस चीज को हम लोग अल्कोहल के जगह पे थायोल बोल सकते हैं या मरकैप्टन भी आराम से बोल सकते हैं। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप में एक नाम होता है साइनाइड। साइनाइड वाले पार्ट को हम लोग CN ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, CN, या ऐसी चीज को C ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। C ट्रिपल बॉन्ड N या CN और ओवरऑल RCN बोल सकते हैं। इस चीज को हम लोग नॉर्मली साइनाइड बोला करते हैं। उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप और है, थोड़ा अनोखा टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। नोमेनक्लेचर में इसका पार्ट हम लोग अलग से डिस्कस किया करते हैं। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन हो तब इस चीज को एनहाइड्राइड बोला जाता है। ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन होता, एक तरफ कार्बोनिल कार्बन, तो ईस्टर बोल रहे थे। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बोनिल कार्बन है तब उसके इसमें एनहाइड्राइड वर्ड यूज करते हैं। आर के साथ C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, फिर वापस से C डबल बॉन्ड O आर, इस चीज को एनहाइड्राइड बोला जाता है। इसका नोमेनक्लेचर बड़ा यूनिक टाइप का, बड़ा मजा आएगा उसको नोमेनक्लेचर को सीखने में। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी पता चलेगा जो बहुत ही जनरल टाइप का इंफॉर्मेशन है, कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है। नोमेनक्लेचर के टाइम पे बताएंगे। इसके बाद हम लोग एक टर्म यूज किया करते हैं अमाइन। ये थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का टर्म है, इसलिए हम लोग इस चीज को स्टार मार्क करके ले रहे हैं। जब हम लोग अमाइन वर्ड यूज करते हैं तो अमाइन का मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट होना चाहिए। और नाइट्रोजन के पार्ट, जैसे नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी होता है? 3। तो अगर 3 वैलेंसी है तो 3 में से अगर 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और एक कार्बन से अटैच्ड है तो हम लोग नॉर्मली NH2 लिखा करेंगे। तो यहाँ वाले पार्ट में R के साथ NH2, ये भी हम लोग का अमाइन हो गया। हो सकता है कि नाइट्रोजन के 3 में से 2 जगह कार्बन हो, तभी भी अमाइन ही कहलाएगा, और एक जगह हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, R के साथ एक NH और एक और कार्बन चेन, तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या हो सकता है कि नाइट्रोजन के तीनों वैलेंसी में केवल कार्बन हो, मतलब ऊपर वाले केस में नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन, और नीचे वाले केस में तीनों तरफ कार्बन लेके चल रहा है।
तीनों को ही अमाइन बोलेंगे। बट डिफरेंस ये है, पहले वाले केस में नाइट्रोजन के साथ अगर एक कार्बन अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग 1 डिग्री अमाइन बोला करते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ दो तरफ कार्बन चेन अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं। और अगर नाइट्रोजन के साथ 3 तरफ कार्बन अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग 3 डिग्री अमाइन बोला करते हैं। है अमाइन ही, लेकिन हम लोग का 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ऐसे अलग अलग नाम हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। नोट करो इस चीज को। और अमाइन के बाद जो सबसे लास्ट हम लोग का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट होगा उस चीज को हम लोग अमाइड बोला करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, 14 नंबर वाला पार्ट, इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं। अमाइन में और अमाइड में एक छोटा सा डिफरेंस है। अमाइन में नाइट्रोजन कार्बन चेन से अटैच्ड होता है, जबकि अमाइड में यही पार्ट C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड होता है। तो अगर NH2 कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है तो इसको अमाइड बोलेंगे। और उसमें ये पॉसिबिलिटी, अगर नाइट्रोजन वाला पार्ट 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और 1 कार्बन से अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग 1 डिग्री अमाइड बोलेंगे, जैसे ऊपर मेंशन किया था। फिर उसके बाद अगर हम लोग का कार्बोनिल कार्बन तो एक ही रहेगा, बट अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर 1 कार्बन चेन है तो ऐसा लिख दिया, तो R के साथ C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर 1 हाइड्रोजन और कार्बन चेन, तो इस चीज में नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए इस चीज को हम लोग 2 डिग्री अमाइड बोलेंगे। और सबसे लास्ट केस, अगर हम लोग का नाइट्रोजन वाला पार्ट तीनों तरफ कार्बन चेन से अटैच्ड है तो इस केस में C डबल बॉन्ड O के साथ नाइट्रोजन, इसके ऊपर हम लोग का 3 का कार्बन चेन, मतलब इस नाइट्रोजन के साथ हम लोगों के पास 3 कार्बन अटैच्ड है। ये कार्बन नाइट्रोजन से अटैच्ड नहीं है, लेकिन फिर भी 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग आराम से 3 डिग्री अमाइड बोल सकते हैं। है अमाइड ही, बट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड इस तरीके से मेंशन करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट, मतलब फंक्शनल ग्रुप 14 वाले पार्ट में। NH2 के राइट में कार्बन चेंज नहीं होगा? NH2 के राइट में कार्बन चेन नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन वाला पार्ट अपना वैलेंसी कंप्लीट कर चुका है। नाइट्रोजन 3 वैलेंसी दिखाता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, वो ऑलरेडी बना चुका है, एक कार्बन के साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन के साथ। और कोई डाउट? तो इतने फंक्शनल ग्रुप जो हैं इनको ध्यान रखना होगा। तुम लोग को 2 असाइनमेंट देंगे हम, आज तो एक ही असाइनमेंट देंगे। एक असाइनमेंट जिसमें तुम लोगों को स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने सीखना होगा कि एक स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम लोग बॉन्ड लाइन से इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप पहचानो। फंक्शनल ग्रुप पहचानना शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एक बार पहचानने आ गया तो आगे नोमेनक्लेचर का वर्ड बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। अल्केन का नोमेनक्लेचर, अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर और बेंजीन या उसके टाइप के नोमेनक्लेचर, ये 5-6 टाइप के नोमेनक्लेचर हम लोग को डिस्कस करना है। इन सब का नोमेनक्लेचर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अल्केन एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा आराम से, फिर उसके बाद अल्कीन अल्काइन वाला पार्ट एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली 2 दिन का टाइम लगना चाहिए। और साइक्लिक कंपाउंड आधा दिन का लेक्चर, एरोमेटिक कंपाउंड आधा दिन का लेक्चर, आराम से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलो किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई इसमें कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लो। बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया। हम तो बोले थे कि 8 बजे क्लास छूटेगा तो हम आधे घंटे में असाइनमेंट बना के दे सकते हैं। हम असाइनमेंट तुम लोगों को रेडी करके कल दे देंगे, आज हम असाइनमेंट बना करके नहीं दे रहे तुम लोगों को। कोई डाउट नहीं है अगर तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं। मेरा एक छोटा सा मीटिंग है तो अभी के लिए हम क्लास एंड कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो ग्रुप में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। असाइनमेंट कंप्लीट करके आना ताकि नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू। ओके बाय बाय।